हे गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जू मोयू के ग्रैंडफादर की डेथ होने के बाद जू मोयू और शेन दाई जू रेसिडेंस वापस आ गए थे और अगले कुछ दिनों तक जू मोयू सुबह ऑफिस जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। एक हेवी सा शैडो हमेशा उसके आसपास छाया रहता। वो बिल्कुल चुप और अनकम्युनिकेटिव हो गया था। उसके अंदर इतना कुछ था जो उसे दबा रहा था कि वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। शेंदाई सिर्फ एक चीज चाहता था, उसे थोड़ा और देखना। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करता और शाम को उसके वापस आने का वेट करता। जब तक जू मोयू घर न आ जाए उसका खुद का दिल भी चैन नहीं पाता। लेकिन फिर भी जू मोयू के पास उसके लिए मेंटल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी। शेंदाई समझता था कि जू मोयू के कंधों पर बहुत बड़ा प्रेशर है। बाहर से 1000 पार्टीज और मैटर्स उसे खींच रहे थे। उसका दिल दुखता था, वो चिंता करता था, पर उसके पास हेल्प करने का कोई तरीका ही नहीं था। ओल्ड मैन के गुजर जाने की खबर अभी एम्बार्को के नीचे ही थी और स्टॉक मार्केट भी लूना न्यू ईयर की वजह से क्लोज थी। मतलब जू फैमिली के पास कुछ दिन थे अपने अफेयर्स को सेटल करने के लिए। इंडस्ट्री की ओवरऑल सिचुएशन भी बहुत बुरी थी। जुआन घाई कॉर्पोरेशन, मतलब शेंदाई के पापा की कंपनी, तो बिल्कुल कोलैप्स के एज पर थी और बाकी कंपनीज के शेयर भी नीचे गिर रहे थे। साथ ही कांस्टेंट रूमर्स थे कि जू फैमिली के 2 बेटे एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, बस ओल्ड मैन की जाने का वेट कर रहे हैं ताकि कंपनी को डिवाइड कर सकें। और स्टारशिप कॉर्पोरेशन पर भी एक के बाद एक नेगेटिव प्रेस आ रही थी। मर्जर्स डिले, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कोई बड़ी सक्सेस नहीं, पॉलिसीज का टाइटन होना और सब कुछ मार्केट का कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। ऐसे टाइम पर अगर फाउंडर की डेथ अनाउंस होती तो स्टॉक प्राइस पर इसका इम्पैक्ट अनप्रेडिक्टेबल होता। जू मोयू ने खुद ब्रेकफास्ट पर कहा था कि कुछ तो अच्छा हुआ कि ओल्ड मैन न्यू ईयर पीरियड में गुजर गए। एक ट्रेडिंग डे का भी गैप मिल जाता तो थोड़ा शेयर होल्डर्स को काम करने का वक्त मिल जाता है। शेंदाई उसके बाद चुपचाप साय करता रहा, सोचता रहा एक आध आदमी के गुजर जाने पर बातें इमोशंस और थोड़े प्रॉपर्टी तक ही सीमित होती हैं, पर ओल्ड मैन जू के गुजरने पर तो सब कुछ बदल गया। असेट्स, पावर, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टॉक प्राइसेस, पब्लिक ओपिनियन, सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, इमोशंस। जू फैमिली के किसी भी मेंबर की आंखों में ग्रीफ की झलक तक नहीं थी। उनके लिए ये सिर्फ एक क्राइसिस और एक अपॉर्चुनिटी थी। सब अपना हिस्सा लूटने की सोच में ही लगे हुए थे और शेंदाई के दिल में ये एक सवाल गूंजता रहा कि आखिर क्या एक इंसान जिन्होंने इतनी वेल्थ बनाई, इतनी जनरेशंस छोड़ी, पर उनके मरने पर कोई उन्हें जेन्युइनली मिस भी ना करे, उनके लिए दिल में दुख भी ना हो, क्या ऐसे इंसान को सक्सेसफुल कहा जा सकता है या फिर ये एक असली फेलियर है? जू मोयू की ये कोल्डनेस और उसका रैशनल बिहेवियर शेंदाई को कंफ्यूज कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सोचना चाहिए। नए साल का चौथा दिन था। हॉलीडेज आधे खत्म हो चुके थे। पूरा दिन शेंदाई ने बुक्स पढ़ी और रात को वो ब्लैंकेट के अंदर छुप गया। मोबाइल पे कैलेंडर को घूरता रहा और सोचता रहा, कल उसे रुकना चाहिए या घर लौट जाना चाहिए। उसने अपने दिमाग में एक रीजन भी तैयार कर लिया था कि फाउंडर के गुजर जाने की वजह से कुछ मैनेजर्स को जल्दी वापस आना पड़ा, इसलिए वो भी अपना ट्रिप शॉर्ट करके घर वापस आ रहा है। मन बना लिया था कि आज रात वो जू मोयू का वेट नहीं करेगा, जल्दी सो जाएगा और सुबह उठकर थोड़ा न्यू ईयर का सामान लेके घर चला जाएगा। लेकिन उसकी नींद के बीच एकदम से फोन बज उठा। रात की खामोशी में वो रिंग इतनी शार्प लग रही थी जिसे दिल को चीर रही हो। शेंदाई ने आंखों को बड़ी मुश्किल से खोला, फोन उठाया और स्क्रीन पे देखा। जू मोयू का कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो? दूसरी तरफ सिर्फ एक स्टेडी ब्रीदिंग की आवाज आई। 3, 4, 5 सेकंड तक कंप्लीट साइलेंस। फिर जू मोयू की आवाज सुनाई दी। सॉरी, मैंने तुम्हें उठा दिया क्या? वो आवाज गहरी, स्टेडी, थोड़ी सी मफल्ड थी, जैसे एक सब बूफर से निकली हो। हर सिलेबे से दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। शेंदाई की नींद तुरंत उड़ गई।
टाइम देखा, सुबह के 4 बजे थे। कंसर्न टोन में बोला, सब ठीक है ना, क्या हुआ? जू मोयू ने धीरे से कहा, सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही, मेरे पास आओ, साथ बैठेंगे। और उस एक छोटी सी लाइन से शेन दाई ने वो चीज महसूस की जो उसने पहले कभी जू मोयू से नहीं की थी, वनरेबिलिटी। उसका दिल दर्द से भर गया, जैसे अगले ही पल फट जाएगा। उसने तुरंत ब्लैंकेट हटाया, बेड से छलांग लगाते हुए कहा, मैं बस अभी आता हूँ। धीरे धीरे वो स्टेयर्स चढ़ने लगा। जू मोयू के बेडरूम के डोर के सामने आके रुक गया। उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने कभी इस कमरे में कदम नहीं रखा था। मैक्सिमम उसने एक झलक स्टडी से देखी थी जब एक अंदर का दरवाजा बेडरूम की तरफ खुला था। जू मोयू कभी किसी को अपने प्राइवेट क्वार्टर्स में अलाउ नहीं करता था। पूरा 3rd फ्लोर ही उसके लिए फॉरबिडन था। मील्स भी अलग टाइम पे खाता था ताकि उनका टकराव ना हो। लेकिन आज तो उसके बेडरूम के सामने था वो, और अब तो उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि उसने खुद बुलाया था। क्या इसका मतलब ये था कि शेंदाई अब सबसे अलग था, उसके लिए स्पेशल? उसने गहरी सांस ली, 3 बार, दिल के स्ट्रॉम को थोड़ा कंट्रोल किया, फिर डोर पर नॉक किया। कम इन। दरवाजा खोला और उसने अंदर कदम रखा। तुरंत एक क्रिस्प और कोल्ड वुडी सेंट उसके नाक में भर गई, जू मोयू की इबॉनी वुड के फेरोमोन्स। ये जगह पूरी जू मोयू की टेरिटरी थी, ये उसका हंटिंग ग्राउंड था। और शेंदाई को लगा, अब मैं गेस्ट भी हूँ और प्रे भी। अब मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा ये उसके हाथ में नहीं। पूरे कमरे में ब्लैकआउट कर्टन्स लगे थे। डार्कनेस इतनी थिक थी कि सिर्फ मोबाइल का हल्का सा ग्लो ही मदद कर रहा था। उसे एक सिल्यूएट दिखी, बेड पर पड़े जू मोयू की। थोड़ी हेसिटेशन के साथ उसने आवाज लगाई, मोयू? जू मोयू ने बस हल्की सी की आवाज निकाली। शेंदाई धीरे धीरे अंधेरे में बेड के पास पहुंचा। अभी डिसाइड ही कर रहा था कि बेड पर चढ़े या नहीं, तभी एकदम से उसका व्रिस्ट टाइट पकड़ लिया गया। अगले ही पल उसका पूरा बॉडी अंधेरे में खिंच गया था और वो सीधा जू मोयू के ब्रॉड, स्टर्डी और वार्म एम्ब्रेस में घुस गया। उसके गले पर गरम सांस, जू मोयू की हैवी ब्रीदिंग और उसके बॉडी का वेट उस पर दबा हुआ। शेंदाई ने तुरंत महसूस किया कि जू मोयू अंदर से कितना डाउन लग रहा था। उसने कंसर्न भरी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? जू मोयू ने उसे और टाइट हक कर लिया, अपना पोजीशन एडजस्ट किया ताकि दोनों और स्नग फिट हो जाएं। फिर धीरे से बोला, माइग्रेन। ये सुनते ही शेंदाई तुरंत चिंता में बोल पड़ा, मेडिसिन ली है? मैं अंकल हैंक को बुलाऊं क्या? जू मोयू ने लो वॉइस में कहा, नहीं, जरूरत नहीं, पुराना प्रॉब्लम है, कभी कभी अटैक होता है, थोड़ा वेट करो, ठीक हो जाएगा। पेन किलर्स? उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शेंदाई के दिल में गहरा दर्द चुभ गया। उसने सॉफ्टली कहा, क्या ये सब ओवरवर्क की वजह से है? ज्यादा स्ट्रेस हो गया है क्या? उसे अच्छे से पता था कि जू मोयू सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप काम करता है, हर दिन 1000 प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। एक टॉप अल्फा होने के बावजूद उसने जितनी मेहनत और स्ट्रगल डाली है, उसका अंदाजा आम लोग तो सोच भी नहीं सकते। जो इंसान सबके लिए एक पावरफुल, रेडिएंट इमेज रखता है, अब उसके सामने उतना ही वनरेबल लग रहा था। और यही वनरेबिलिटी शेंदाई के अंदर एक और गहरी फीलिंग जगा गई, कंपैशन। तभी जू मोयू ने धीरे से कहा, हो सकता है। शेंदाई तुरंत बोला, प्यास लगी है, मैं तुम्हें एक गिलास पानी लाके देता हूँ। जू मोयू ने सॉफ्टली कहा, ठीक है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसने अभी तक शेंदाई को अपनी बाहों से छोड़ा ही नहीं था। शेंदाई को थोड़ा हेल्पलेसली हंसते हुए बोला, अगर मैं उठ ही नहीं सकता तो पानी कैसे लाऊं? कुछ पल के साइलेंस के बाद जू मोयू हेसिटेंट लग रहा था। फिर धीरे से बोला, नहीं चाहिए है अभी। शेंदाई ने उसका हाथ जेंटली खींचते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस 10 सेकेंड, थोड़ा पानी पी लोगे ना तो थ्रोट बेटर लगेगा। और फिर उसने सॉफ्टली ऐड भी किया, बी गुड। शेंदाई ने धीरे से जू मोयू का हाथ साइड किया।
उसने क्लियरली फील किया था कि मोयू छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी शेंदाई बेड से उठा, फोन की रोशनी ऑन करके पानी ग्लास में डाला और ग्लास जू मोयू के पास ले गया। सॉफ्टली उसके लिप्स के पास ले जाके कहा, लो एक सिप ले लो। सिर्फ 2 गल्प्स में जू मोयू ने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। शेंदाई बोला, मैं और लाता हूँ, रुको। लेकिन उसके बोलने के पहले ही जू मोयू ने उसका व्रिस्ट पकड़ लिया। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखों की चमक दिख रही थी, जैसे एक प्रेडेटर अपने प्रे को पकड़ के बैठा हो और एस्केप का चांस ही ना दे। शेंदाई ने उसे जेंटली कोक्स करते हुए कहा, मैं बस 10 सेकंड में आ जाऊंगा, ठीक है। दूसरा ग्लास भी खत्म करते ही जू मोयू ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आधा वेट उस पर डालकर आखिरकार उसने आंखें क्लोज की और पूछा, क्या टाइम हो रहा है? शेंदाई ने जू मोयू के थके हुए चेहरे को प्यार से टच करते हुए कहा, सुबह के 4 बज गए, तुमने बिल्कुल नींद नहीं ली क्या? जू मोयू ने कंप्लेन किया, वॉइस में एग्जॉशन और हेल्पलेसनेस भरा हुआ था। बोला, सोना तो चाहता हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा। शेंदाई ने सॉफ्टली पूछा, ओवर एग्जॉस्टेड हो? प्रेशर ज्यादा है? मे बी। जू मोयू ने लो वॉइस में कहा, कल न्यूज पब्लिक होगी, तीनों दिन का वेकेशन हम पीआर में खत्म करेंगे ताकि स्टॉक का प्राइस स्टेबल रहे। शेंदाई ने टेंशन से पूछा, इतना सीवियर होगा क्या? जू मोयू ने साय करते हुए उसे एक्सप्लेन किया, पॉलिसीज काफी अनफेवरेबल हैं, इन्वायरमेंटल रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, माइनिंग इंडस्ट्री पहले से ही डाउन है और हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटी सी भी प्रॉब्लम बड़े इफेक्ट डाल सकती है। शेंदाई ने कामली कहा, सब मार्केट साइकिल्स में चलती हैं, अभी डाउनटर्न है पर स्टारशिप के रिजल्ट्स इंप्रेसिव रहे हैं, शेयर होल्डर समझ जाएंगे, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जू मोयू ने टेम्पल्स प्रेस करते हुए कहा, आई होप सो, तुम की सही हो। शेंदाई ने जेंटली उसका हेड अपने लैप पे रखा, बोला, मैं सर दबा दूं, शायद हेल्प करे। जू मोयू ने उसे थोड़ा टीज करते हुए बोला, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है? शेंदाई हंसी से बोला, ट्राई करके देख लो, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मसाज करता था। शेंदाई ने जू मोयू के बालों को सॉफ्टली स्ट्रोक किया और फिर मसाज देना शुरू किया। फिर उसने पूछा, सो बॉस, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जू मोयू ने हल्की सी लाफ की, बोला, या तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। शेंदाई ने कैजुअली बोला, आई एम अ ड्यूड। फिर थोड़ा सॉफ्ट होके उसने ऐड किया, ओमेगा तो सिर्फ मेरा सेकंड जेंडर है, ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रॉन्ग। जू मोयू ने स्माइल करते हुए कहा, ओके, तुम सही कहते हो, मुझे तुम्हारी एक और अपसाइड मिल गई। शेंदाई के दिल में वार्मथ भर गई। उसने सॉफ्टली पूछा, फीलिंग एनी बेटर? जू मोयू ने साय लेते हुए कहा, मच बेटर। शेंदाई ने जेंटली समझाया, बॉडी का ध्यान रखो, कल एक ही दिन ऑफ ले लो या हाफ डे ही सही। जू मोयू ने हेल्पलेसली बोला, नहीं कर सकता, कल तो स्ट्रॉम का पहला दिन होगा और क्या तुमने सुना नहीं, मेरे अंकल कंपनी तोड़ना चाहते हैं। शेंदाई ने पूछा, सच में? क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं वो? जू मोयू ने कंफर्म करते हुए कहा, हाँ, केमिकल सेक्टर अलग करने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। शेंदाई ने सोचा उसे वॉर्न करे, पर अभी टाइम ठीक नहीं था। उसने सॉफ्टली उसकी बात डाइवर्ट करके छोटी मोटी बातें करनी शुरू कर दी ताकि जू मोयू रिलैक्स करे। धीरे धीरे उसका ब्रीदिंग हल्का और स्लो होता गया। जब शेंदाई ने देखा कि जू मोयू ड्राउजी हो रहा है तो उसने सॉफ्टली उसका हेड पिलो पे शिफ्ट कर दिया और विस्पर करते हुए कहा, अब सो जाओ। जू मोयू ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, बोला, अदाई? हाँ, थैंक यू। और उस मोमेंट में जू मोयू को पहली बार महसूस हुआ कि शादी का असली मतलब क्या होता है, म्यूचुअल सपोर्ट। उसने जाना कि शायद शेंदाई बहुत ज्यादा हेल्प ना कर पाए, पर इस रात जब वो एग्जॉशन, एंजाइटी, हेडेक और इंसोमिनिया से लड़ रहा था, सिर्फ उसकी बाहों में होना और 1-2 काइंड वर्ड सुनना ही सबसे बड़ी कंफर्ट थी। शेंदाई ने जवाब में एक जेंटल फोरहेड किस दिया उसे। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। अलार्म की लाउड रिंगिंग ने
दोनों को उनकी हल्की सी नींद से जगा दिया था। शेंदाई ने अपनी टायर्ड आईज धीरे से खोली। कर्टन्स के छोटे से गैप से आने वाली रोशनी ने बता दिया था कि सुबह हो गई है। जू मोयू ने थोड़ी सी नाराजगी भरी आवाज निकाली, अलार्म ऑफ किया और तुरंत पलटकर शेंदाई को अपने नीचे पिन कर दिया। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से अवेक नहीं था, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट क्लियरली कह रहा था कि और करीब आओ। वो शेंदाई की गर्दन के पास लीन हुआ और उसके ग्लैंड के पास एक सॉफ्ट सा किस छोड़ दिया, जहां से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। शेंदाई को उसका वेट थोड़ा ज्यादा हैवी लगा, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। साइड फेस करते हुए उसने पूछा, थोड़ा आराम मिला क्या? अब बेटर फील कर रहे हो? जू मोयू ने उसके चीक पर एक और सॉफ्ट किस दिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब बहुत बेटर हूँ। पहले उसे लगता था कि शेंदाई की फ्रेगनेंस बहुत ही हल्की है, पर अब जब वो आदत डाल चुका था तो उसे लगता था कि यही सटल सेंट उसके लिए सबसे सूदिंग है। और उसकी ये लाइट खुशबू जब भी मोमेंट्स ज्यादा पैशनेट होते हैं वो और गहरी लगती है। इसमें भी एक अलग ही चार्म था। शेंदाई चाहता था कि मोयू थोड़ा और रेस्ट करे। उसे पता था कि कम स्लीप का मतलब फिर से माइग्रेन या हेडेक हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने फील किया कि जू मोयू की एनर्जी वापस आ गई है, उसके लिप्स पर शब्द आने से पहले ही रुक गए। दिन की शुरुआत थोड़ी ज्यादा इंटेंस हो गई थी, लेकिन उसके बाद जू मोयू ने फ्रेश होके अपना दिन स्टार्ट किया, अपने अंदर की पुरानी थकान पीछे छोड़कर। शेंदाई ने थोड़ा और रेस्ट किया, फिर अपनी एकिंग बैक को संभालते हुए धीरे से उठ गया। सुबह का सीन था। बाथरूम 2 हिस्से में डिवाइड था, वेट और ड्राई एरिया। जू मोयू कामली शेव कर रहा था और उसी वक्त शेंदाई शॉवर लेने चला गया। शॉवर खत्म करके जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि बड़े विंडोज के कर्टन्स खुल चुके हैं। तेज धूप सीधा रूम में आ रही थी। उसने अपने हाथ से आंखों को शील्ड किया और धीरे धीरे रोशनी की आदत पड़ते ही उसने नोटिस किया कि अंकल हैंग रूम में आ चुके थे, उनके लिए ब्रेकफास्ट सेट करते हुए। शेंदाई बस एक टॉवल लपेटे निकला था, बाल अभी वेट थे और वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, जैसे किसी ने उसको एक छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। लेकिन अंकल हैंग ने मुस्कुराते हुए उसे पोलाइटली ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर शेन। और शेंदाई ने हल्का सा स्माइल करके जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। उस वक्त जू मोयू ने अपनी कॉफी कप टेबल पर रखी और उसकी तरफ देखते हुए कहा, वेट हेयर के साथ घूम रहे हो, जाओ कपड़े पहनो, ठंड लग जाएगी। शेंदाई ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अब बेडरूम जाके चेंज कर लूंगा। लेकिन जू मोयू का टोन थोड़ा फर्म था, बोला, अभी जाके बाल सुखाओ। मजबूरी में शेंदाई ने कपड़े लिए और वापस बाथरूम गया। उसके छोटे बाल जल्दी ही ड्राई हो गए, पजामास पहने और फिर वापस निकला। तब तक अंकल हैंग भी जा चुके थे। जू मोयू ने उसे बुलाया और बोला, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। वो खुद खाना खाते हुए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, फिर कैजुअल टोन में बोला, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा और रेस्ट कर लेना, चाहो तो यहीं सो जाओ। ये सुनकर शेंदाई के दिल में एक छोटी सी खुशी का झटका सा लगा। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम थोड़ा और रेस्ट क्यों नहीं करते? सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई है तुम्हारी। जू मोयू ने सर शेक करते हुए कहा, टाइम नहीं है। शेंदाई ने फिर कहा, ठीक है, फिर मैं भी घर चला जाऊंगा। ये सुनकर मोयू एक सेकंड के लिए रुक गया, जैसे उसने अभी रियलाइज किया हो कि शेंदाई का अपना भी घर है। उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हुआ और वो बोला, घर वापस जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ 3 दिन की तो हॉलीडेज बची हैं। शेंदाई ने कामली जवाब दिया, इसीलिए तो थोड़ा अपने घर पर वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ। तब मोयू ने अपनी आईब्रोज उठाई और एक कैजुअल सी लाइन मारी, तुम तो शादीशुदा हो, न्यू ईयर मेरे फैमिली के साथ मनाने का वक्त है। शेंदाई कंफ्यूज हो गया, ये मजाक था या सीरियसली कही बात? फिर मोयू ने नैपकिन से अपना मुंह वाइप किया, उठते हुए उसके चीक पर एक हल्का सा किस दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ टीज कर रहा था, तुम घर जा सकते हो, लेकिन शाम को मुझसे मिलना। जू मोयू के जाने के बाद शेंदाई लंबे वक्त तक वो बस खुद में ही खोया हुआ था, ब्लैंक स्टेयर के साथ यूं ही बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और रूम में वापस चला गया। कपड़े चेंज करते वक्त
उसकी नजर अपने बैकपैक पे गई। अंदर एक लैपटॉप था जो वो यूजुअली साथ ले जाता था। एक पल के लिए रुक गया, सोचा ले जाए या नहीं, फिर डिसाइड किया कि लैपटॉप घर पे ही छोड़ देगा। आज वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के साथ वक्त गुजारना चाहता था और शाम को वैसे भी उसे वापस जू मोयू के पास आना था, जैसे मोयू ने कहा था। शेंदाई जानता था कि ऐसे बिना सोचे समझे हर बात मान लेना शायद ठीक नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सिर्फ जू मोयू के अल्फा होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसीलिए भी है क्योंकि उसमें कभी हिम्मत ही नहीं होती थी जू मोयू को मना करने की। घर पहुंचने के बाद टीवी पर एक रिपोर्ट चल रही थी, स्टारशिप कॉरपोरेशन के फाउंडर के गुजर जाने की खबर। उसकी ग्रैंड माँ ने टीवी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अरे बेटा, इसीलिए तुम्हारा बिजनेस ट्रिप जल्दी खत्म हो गया होगा। तुम इतनी बार ट्रैवल कर रहे हो, थक नहीं जाते? शेंदाई ने उन्हें सॉफ्टली रीअश्योर करते हुए कहा, दादी मैं ठीक हूँ, फ्लाइट में थोड़ा रेस्ट मिल गया था। फिर प्यार से बोला, दादी आप एप्पल खाएंगी, मैं पील कर देता हूँ। पर उन्होंने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं, अभी सुबह इतना खाया था कि डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। उस वक्त शेनकिन घर साफ करने में बिजी था, तो शेंदाई ने धीरे से ग्रैंडमा से पूछा, इन दिनों सब ठीक था ना? उसने आपका ख्याल अच्छे से रखा था? ग्रैंडमा मुस्कुराई और बोली, हाँ बहुत अच्छा, तुम फिक्र मत करो। शेंदाई के दिल को सुकून मिला। दादी माँ के चेहरे पर थोड़ा रंग अब वापस आ गया था और लग रहा था कि उनकी तबीयत सच में थोड़ी बेटर हो गई है। टीवी बैकग्राउंड में चल रहा था, पर शेंदाई को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपनी ग्रैंडमा के साथ बातें करता रहा। तभी शेनकिन ने घर साफ करके सोफे पर बैठकर टीवी देखना स्टार्ट किया और जैसे ही उसने स्क्रीन पे कुछ देखा, उसके एक्सप्रेशन स्लो स्लो एस्टॉनिशमेंट से सीरियस कंटेम्पलेशन में बदलने लगे। लेकिन ये सब शेंदाई को नोटिस ही नहीं हुआ। डिनर के बाद शेंदाई ने काम का बहाना बनाया और जल्दी निकल गया। ग्रैंडमा के डिसअपॉइंटेड फेस ने उसके दिल को थोड़ा गिल्ट से भर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने जू मोयू के बारे में सोचा, उसका दिल वापस से भाग गया। जू रेसिडेंस पहुंचकर उसने देखा कि मोयू अभी तक वापस नहीं आया था। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, पर उसे पहले से अंदाजा था कि मोयू बहुत बिजी होगा। शॉवर के बाद शेंदाई ने लैपटॉप खोला और अपने थीसिस पर काम करना शुरू किया। दिल में एक ही थॉट था, वो चाहता था कि जब मोयू वापस आए तो सबसे पहले उसे ही देख सके। ये वेट चलती रही रात के 2 बजे तक। आंखों में नींद थी, बार बार यॉन्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो वेट करता रहा। और फिर उसने वो फैमिलियर इंजन की आवाज सुनी और वो जल्दी से नीचे दौड़ गया। डोर से ही दिख गया कि ओल्ड मोयू और अंकल हैंग जू मोयू को संभालते हुए ला रहे थे, उसके शोल्डर्स को पकड़कर सपोर्ट देते हुए। अल्कोहल की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि डोर से ही महसूस हो रही थी। जू मोयू के स्टेप्स अनस्टेडी थे, आंखों में फोकस नहीं था। एक नजर में समझ आ गया कि वो पूरी तरह से नशे में था। ये पहली बार था जब शेंदाई ने जू मोयू को इतने नशे में देखा था। उसे एक बार आंटी लैन की बात याद आई कि मोयू यूजुअली कम पीता है, लेकिन जब भी पीता है उसका टॉलरेंस बहुत स्ट्रांग होता है। आज उसने ऐसा क्या झेला था, ये तो शेंदाई नहीं जानता था, पर जू मोयू के थके हुए चेहरे को देख के उसका दिल अपने आप ही दुखने लगा। वो आगे बढ़कर उसे कंफर्ट देना चाहता था, लेकिन उसके लिए जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि अगले ही मोमेंट सबको शॉक करते हुए जू मोयू ने ओल्ड वू और अंकल हैंग को एक तरफ धकेल दिया और सीधा शेंदाई की तरफ गिर पड़ा। शेंदाई ने खुद को तैयार किया था, लेकिन मोयू के अनस्टेबल स्टेप्स और उसकी भारी बॉडी संभालना मुश्किल हो गया। अगर ओल्ड वू और अंकल हैंग टाइमली रिएक्ट ना करते तो दोनों सीधा जमीन पे ही गिर जाते। अदाई, जू मोयू ने नशे में उसका नाम बार बार मरमर किया। शेंदाई ने उसकी पीठ को सॉफ्टली रख करते हुए कहा, मैं यही हूँ अदाई, मैं यही हूँ। हर बार जब मोयू ने उसका नाम लिया, शेंदाई ने पेशेंटली जवाब दिया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी शांत हो गई और वो चुप हो गया। काफी मुश्किल के बाद उन सब ने मिलकर जू मोयू को बेड तक पहुंचाया। आंटी लैन और शेंदाई ने मिलकर उसके कपड़े चेंज करवाए और एक वेट टॉवल से जेंटली वाइप करके उसे थोड़ा फ्रेश करवा दिया।
अगले कुछ ही मिनट्स में जू मोयू गहरी नींद में चला गया था। आंटी लैन ने उस वक्त सॉफ्टली कहा, बहुत टाइम हो गया यंग मास्टर को ऐसे ड्रंक देखे हुए। आखिरी बार शायद उसकी टीनेज में देखा था, जब वो दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाता था। चेंदाई ने क्यूरोसिटी से पूछा, तब वो कैसा था? आंटी लैन ने नॉस्टैल्जिक टोन में कहा, बिल्कुल एक छोटे बड़े आदमी जैसा, बहुत मैच्योर और ब्राइट। टॉप अल्फाज के लिए तो ये नॉर्मल होता है, छोटी एज से ही जिम्मेदारी उठानी जो पड़ती है, लेकिन आखिर में वो भी तो एक बच्चा ही था ना। कई दफा बस मैच्योर होने का नाटक करना पड़ता था। सोचो, अभी तक वो सिर्फ 25 का है और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे है। बहुत टफ है उसके लिए। शेंदाई ने सिर्फ सर हिलाकर स्लोली कहा, सच कह रही हैं आंटी आप। आंटी लैन मुस्कुराई, बोली, अदाई, मुझे लगता है कि यंग मास्टर तुम पे डिपेंड करना शुरू कर रहा है। तुमने देखा, अभी वो तुम्हारा नाम रिपीट करता रहा था। अगर तुम उसकी लाइफ के कुछ प्रेशर शेयर कर सको तो ये उसके लिए बेस्ट होगा। उसे एक केयरिंग और अटेंटिव इंसान की जरूरत है जो उसके साथ रहे। शेंदाई ने जू मोयू के स्लीपिंग फेस को देखा, जो बिल्कुल पीसफुल और बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत लग रहा था, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था उसकी सबसे बड़ी विश ये थी कि वो वही इंसान बन सके जिसके ऊपर जू मोयू डिपेंड करे। उसने दिल में चाहा, बहुत ज्यादा चाहा, कि जू मोयू ने जब उसे इतना पास आने दिया है, पर क्या वो उसे अपने दिल के अंदर भी जगह दे पाएगा? इधर जू मोयू एक गहरी लंबी नींद में चला गया था। उसने एक सपना देखा, जैसे वो एक एंडलेस ग्लेशियर के बीच में अकेला चल रहा हो। हर जगह बस सफेदी ही सफेदी, न डायरेक्शन, न कोई निशान, सिर्फ खाली ठंडी हवा और एक नम होती बॉडी। उसके नर्व जैसे थक कर हार गए हों। और फिर उसके सामने एक छोटी सी आग की बॉल चमक उठी। उसमें रोशनी थी, गर्मी थी। मोयू ने बिना सोचे उसे गले लगा लिया। एकदम से उसका बॉडी थॉ होने लगा। जो बॉडी अभी तक जम गई थी वो हल्का और फ्री लगने लगा। उसे ये जगह दुनिया की सबसे सेफ और ब्यूटीफुल कॉर्नर लग रही थी। अब इसी सुकून में वो नेचुरली जाग गया। आंखें खुलते ही उसने देखा एक सॉफ्ट ब्लैक हेयर का सर फोन स्क्रीन की तरफ झुककर कुछ देख रहा था। उसका मालिक शेंदाई उसे पीट करके बैठा था। मोयू ने थोड़ा रिकलेक्ट किया और रियलाइज किया कि कल रात डिनर के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन ये नींद उसकी पूरी थकान अब मिटा चुकी थी। एक लंबी सी यौन निकालते ही उसने देखा कि शेंदाई रिएक्ट नहीं कर रहा। तब उसकी नजर गई उसके लूज स्ट्रैंड के नीचे छुपे हुए छोटे से ब्लूटूथ ईयरफोन पे। जू मोयू ने खुद ही हंसी दबा के चकल करते हुए उसे एकदम टाइट हग में खींच लिया। शेंदाई एकदम से हिल गया, शौक के साथ पलटा और बोला, तो तुम जाग गए? असल में तो वो काफी पहले से जाग चुका था, बस वो शांत था कि मोयू को वो डिस्टर्ब ना करे। मोयू ने उसके ईयरफोन्स अपने दांतों से खींच लिए और साइड में फेंक दिए। फिर लेजी टोन में बोला, इतना क्या ध्यान से देख रहे थे तुम? उसने फोन स्क्रीन पर झांक के देखा। एक वीडियो चल रहा था जिसमें छोटे पांडास कब एक दूसरे से खेल रहे थे। शेंदाई हल्का सा एम्बैरस हो गया। बोला, मेरी ग्रैंड माँ को पांडास देखना पसंद है, मैं अक्सर कलेक्ट करके उन्हें भेजता हूँ। मोयू ने मुस्कान के साथ रिमार्क दिया, अच्छा तो इंजीनियर शेन को पांडास भी पसंद है। फिर उसने अपना नोज उसके ग्लैंड के पास रब किया, ध्यान से उसकी खुशबू इनहेल की और एक सैटिस्फाइड सी सांस छोड़ी। शेंदाई ने फोन साइड में रखा और सॉफ्टली पलट गया। उसने अपने दोनों हाथों से मोयू का चेहरा पकड़ के क्लोजली देखा और स्माइल करते हुए बोला, लगता है तुमने नींद पूरी कर ली, अब बहुत बेटर लग रहे हो। ये मुस्कान एक ऐसी स्माइल थी जो जैसे अपने सारे फियर्स छोड़ चुकी हो। जू मोयू के दिल में हल्का सा ट्रेम्बल हुआ, कोई ऐसा जो बस ये भी केयर करे कि वो सही से सोया है या नहीं। ये फीलिंग ट्रूली वंडरफुल थी। उसने शेंदाई को सॉफ्टली एक किस दिया और बोला, कल एक स्टेक होल्डर के साथ डिनर था, थोड़ा ज्यादा ही पी गया, काफी टाइम हो गया ब्लैकआउट ड्रंक हुए। शेंदाई ने आईब्रो रेज करते हुए पूछा,
मतलब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है? जू मोयो ने शोल्डर्स उचकाकर कैजुअली कहा, नहीं, मुझे तो कार में बैठने या घर आने तक याद ही नहीं। शेंदाई मिस्चीवियसली ग्रिन करके जू मोयो को टीज करते हुए बोला, तो तुम्हें याद नहीं जब तुम लिविंग रूम में डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे और अपने कपड़े उतारने लग गए थे? जू मोयो एक पल के लिए फ्रीज हो गया, पर जैसे ही उसने शेंदाई की आंखों में वो स्लाई सी मुस्कान देखी तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे उल्टा करके बेड पर पिन कर दिया। उसकी उंगलियां तुरंत शेंदाई के सबसे सेंसिटिव स्पॉट पे घूमने लगी। बोला, डेयर टू ट्रिक मी? बहुत हिम्मत है तुम में। इतना कह के वो शेंदाई को गुदगुदी करने लगा। शेंदाई एक मोमेंट पे जोर से हंसता और अगले मोमेंट पे हाथ जोड़ के कहता, बस बस स्टॉप। दोनों बेड पर ऐसे ही मस्ती करते करते ऑलमोस्ट नीचे गिर ही गए। थक के दोनों रुक गए। मोयू अपना चीक पाम पे टिकाकर शेंदाई के पास लेटे हुए धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके बैक चेस्ट के मसल्स राइज और फॉल कर रहे थे। बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक लेजी सी लेकिन डेंजरसली सेक्सी एक्सप्रेशन था, एकदम इररेसिस्टिबल। शेंदाई ने उसकी आंखों में डायरेक्टली देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपना हाथ उसके वेस्ट पर रखकर अपना सर उसके आर्म्स के क्रुक में रख दिया। उसके स्किन की गर्मी और उस इबॉनी वुड फेरामोन की खुशबू में लिपटा हुआ बस एक थॉट उसके दिल में गूंज रहा था, ये मेरा अल्फा है। मोयू ने उसे अपनी आर्म में ऐसे ही छुपाया रहा और उसके क्लियर आईज को बार बार चोरी चोरी अपनी तरफ देखते पाया, जैसे एक छोटी सी किटन उसके दिल के अंदर स्क्रैच कर रही हो। वो बस मजे ले रहा था। ये सुकून भरी सुबह, ये साइलेंस जो ऑकवर्ड नहीं बल्कि नेचुरल और कंफर्टेबल लग रहा था। कुछ मिनट दोनों बस ऐसे ही शांत साथ रहे, बिना एक शब्द बोले। थोड़ी देर बाद मोयू ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, काफी टाइम हो गया, अब तक तो नून हो गया होगा ना? वो फोन देखना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही टाइम दिखेगा उसे लगता उसे उठना पड़ेगा और वो अभी सॉफ्टनेस को तोड़ना नहीं चाहता था। शेंदाई ने सॉफ्टली बोला, चलो समझ लो कल का स्लीप रिकवर कर लिया। मोयू ने भी कैजुअली पूछा, तुम कल घर गए थे? गया था, डिनर के बाद वापस आ गया। उसके जवाब में मोयू के दिल में एक सुकून और खुशी भर गई थी। उसने जेंटली उसके चीक को स्ट्रोक किया और प्रेज करते हुए कहा, सो ओबीडियंट। शेंदाई ने थोड़ा हेसिटेंट होकर पूछा, तो कल सब ठीक गया ना? उसने न्यूज और सोशल मीडिया क्लोजली फॉलो किया था और ओपिनियंस में बुलिश और बेयरिश दोनों क्लैम्स लड़ रहे थे। पीआर टीम हैंडल कर पाई या नहीं उसे डाउट था। मोयू ने कामली कहा, जैसे एक्सपेक्ट किया था, अगले 3 दिन में नेगेटिव वॉइसेस हम कम करेंगे। अगर मार्केट ओपन होने में ड्रॉप 5% से ज्यादा नहीं हुआ तो उसे आइडियल ही समझो। शेंदाई ने कॉन्शियस टोन में पूछा, और अंकल की तरफ से कोई रिएक्शन? मोयू ने थोड़ा स्नीर करते हुए कहा, अभी तो वो बस एक फिलहाल सन का ड्रामा प्ले कर रहा है। शेंदाई ने कुछ देर के साइलेंस के बाद सॉफ्टली कहा, मैं बस तुम्हारे लिए वरी करता हूँ। जू चेंगचेंग हमेशा कुछ न कुछ प्लान करता रहता है। मोयू की आईज थोड़ी शार्प हो गई। फिर वो बोला, अब जब ग्रैंडफादर चले गए तो असली कंपटीशन अब स्टार्ट होगा। मैं हमेशा केयरफुल एक्ट करता हूँ, उन्हें कोई चांस ना दूं। सिर्फ एक ही टाइम स्लिप हुआ था जब उन्होंने मुझसे वो छीन ली। वो ऑकवर्डली रुक गया। वर्ड्स फियांस और यू बायू में उसकी जबान पे अटक गए। शेंदाई ने अपनी गेज नीचे गिरा ली। मोयू ने थोड़ा पॉज के बाद फर्म टोन में कहा, चाहे उसका प्लान कुछ भी हो, मैं दोबारा उसे सक्सीड नहीं होने दूंगा। हर एक की अपनी एक वीकनेस होती है ना, शेंदाई ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। जू मोयू ने तुरंत कोल्ड स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अपनी वीकनेस अपने एनिमी को क्यों दिखने दूंगा? शेंदाई थोड़ा हेसिटेट हुआ, फिर उसने सॉफ्टली बोला, बस एक थॉट आया है। अभी तो स्प्रिंग सीजन है ना, मौसम वार्म होता जा रहा है। मोयू थोड़ा पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था, पर समझ नहीं पाया कि वो बात किस तरफ ले जा रहा है। शेंदाई ने
हल्की सी शर्म के साथ फाइनली कह ही दिया, तुम्हारा रुत भी तो स्प्रिंग में ही आता है ना। ये सुनते ही जू मोयू की आंखों का रंग नोटिसेबली डार्क हो गया। उसके ब्रोज फरो हुए। उसके दिल के अंदर इंस्टिंक्टिवली एक बैरियर खड़ा हो गया। आखिर रुत अल्फा का सबसे फैटल वीकनेस होता है। उसने थोड़ी हेवी आवाज में पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शेंदाई ने ऑकवर्डली उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी हम वीकनेसेस की बात कर रहे थे ना, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन गया। वैसे भी मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि कैजुअली तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम अपना ध्यान रखो, लेकिन कैसे भी कंटेक्स्ट बनाऊं हमेशा इनअप्रोप्रिएट ही लगता है। मोयू ने उसे चुपचाप देखा। शेंदाई ने फिर थोड़ी हिम्मत जोड़ के बोला, मैंने सुना है कि टॉप अल्फाज अपना रुत एक कंप्लीटली सिक्योर जगह पर स्पेंड करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस वही है ना, और तुम्हारे एनिमी भी श्योरली इसके बारे में सोचेंगे। मैं बस रिमाइंड करना चाहता था। जू मोयू ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, मेरे पास अपना सेफ हाउस है। उसके टोन से ये क्लियर था कि वो इस टॉपिक पे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और उसने तुरंत बेड से उठते हुए कहा, चलो उठते हैं। शेंदाई ने अंदर ही अंदर साय किया। हॉलिडे के लास्ट 2 दिन भी मोयू दिन भर बिजी रहता, लेकिन शाम होते ही शेंदाई उसका इंतजार करता, और नेचुरली वो अब जू मोयू के बेडरूम में शिफ्ट हो चुका था। दोनों एकदम मैरिड कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। मील्स साथ में, बेड शेयर करना, एक रिदम जैसी लाइफ। दिन के एंड में वो दोनों बेड पे लेटे कभी लव करते, कभी बातें करते, एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सो जाते। इंसान बाय नेचर एक सोशल क्रिएचर है। कोई भी इंटीमेट रिलेशन के सुकून और सिक्योरिटी को रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो फील जो केयर, एक्सेप्टेंस और कंफर्ट से मिलती है ट्रूली वंडरफुल होती है। शेंदाई अपनी पूरी कोशिश करता है कि जू मोयू को केयर, अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस दे, एक इमोशनली मैच्योर और लविंग एडल्ट की तरह। उसकी बस एक सिंपल विश थी कि वो मोयू को बिना रिजर्वेशन के लव कर सके, जैसे वो खुद लव्ड होना चाहता था। और उसे याद था, उसे यकीन था कि अब तक उसने जू मोयू के दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन वो ब्लिसफुल न्यू ईयर जो उसके लिए एक ड्रीमी लाइफ जैसा था, अब खत्म हो गया था। ऑफिस के पहले दिन शेंदाई लेबोरेटरी में बैठा अपना काम स्टार्ट करने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा बंदा जो कभी ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं खोलता था, अब एग्जैक्ट 9:30 पे स्टॉक मार्केट खोलकर स्टारशिप कॉर्पोरेशन के प्राइस चेक कर रहा था। स्क्रीन पर एक लंबी रेड लाइन नीचे गिरती जा रही थी। कुछ मिनट्स उसने स्टेयर किया, लेकिन जल्दी समझ गया कि देखते रहना बेकार है। सिर्फ उसका फोकस डिस्टर्ब हो रहा था। तभी चेंगजी माई ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या देख रहे हो इतना फोकस्ड होकर? शेंदाई ने आंसर दिया, कंपनी का शेयर प्राइस चेक कर रहा हूँ। जिमाई ने होपफुल टोन में कहा, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो शायद इस साल या अगले साल हमें स्टॉक अवार्ड्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं ना। शेंदाई ने हल्की साय के साथ रिप्लाई दिया, हाँ लेकिन गिरता ही जा रहा है। उसने एक बार और स्क्रीन देखी, लेकिन कोई खास चेंज नहीं था। जिमाई ने शोल्डर उचकाकर कहा, क्या कर सकते हैं, अभी तो पूरी इंडस्ट्री ही स्लम में है, और फाउंडर भी अभी कुछ दिन पहले ही गुजर गए। काफी फाइनेंशियल ब्लॉगर्स पेसिमिस्टिक है। फिर उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और शेंदाई को टीज करते हुए बोला, वैसे तुम्हें तो स्टॉक प्राइस और भी ध्यान से देखना चाहिए ना। क्या पता एक दिन इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन तुम्हारे लिए हो जाए। क्राउन प्रिंसेस, अगर तुमने मुझे फिर से ऐसा बुलाया ना तो मैं वो रुक गया, क्योंकि उसके पास अभी कोई धमकी देने लायक वर्ड्स ही नहीं थे। उसी वक्त जाओ लैन एक बॉक्स उठाए अंदर आया और वो शेंदाई से बोला, सीनियर्स, ये सैम्बल गांसू से आए हैं, कहाँ रखूं? लेकिन जब वो बोल रहा था, उसकी नजरें शेंदाई से बची जा रही थी। जब से ऑफिस का वो इंसिडेंट हुआ था, जाओ लैन लगातार उसे अवॉइड कर रहा था। जवान लड़कों को इमोशन छिपाना आता नहीं ना, और अब तो पूरा लैब में गॉसिप चल रही थी। जाओ लैन शेंदाई को पसंद करता था, पर उसे मजबूरी में गिव अप करना पड़ा।
शेंडाई के लिए भी ये सब काफी ऑकवर्ड बन गया था। चेंगजिमाई ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, हाँ इसे यहीं रख दो। फिर थोड़ा टीजिंग टोन में बोली, अरे वाह जियाओ शाओ, तुमने तो बाल डाई किए हैं, हैंडसम लग रहे हो। जाओ लैन ने शर्माते हुए जवाब दिया, थैंक्स अ लॉट चेंग सीनियर। उसने एक छोटी सी ग्लांस शेंदाई की तरफ डाली, अपने बालों को टच किया, फोर्स से स्माइल दी और तुरंत निकल गया। चेंगजिमाई ने उसके जाने के बाद बोला, क्या ये क्यूट सा लड़का है यार ये, लेकिन क्राउन प्रिंस के साथ होने के बाद तुम्हें अब आम इंसान सेटिस्फाई करेंगे भी कैसे? आई गेट इट। शेंदाई ने कामली जवाब दिया, ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो कभी मेरा टाइप था ही नहीं। चेंगजिमाई ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ पूछा, तो तुम्हारा टाइप क्या है? मुझे लगता है तुम्हें बाई सीनियर जैसे लोग पसंद हैं, थोड़े प्रिटेंटियस टाइप्स। वैसे उस पॉइंट पे तो क्राउन प्रिंस से थोड़ा सिमिलर ही है वो। बाई सीनियर, ये नाम शेंदाई के लिए एकदम अनफेमिलियर और डिस्टेंट था, पर साथ ही एक हल्की सी नॉस्टैल्जिया भी ले आया था। यूनिवर्सिटी के दिनों में उसे उस अल्फा सीनियर के लिए थोड़ा फॉन्डनेस जरूर था। वो भी प्रोफेसर का स्टूडेंट ही था और स्टारशिप कॉर्पोरेशन का एक टॉप नॉच टैलेंट। अभी वो गांसू माइन प्रोजेक्ट का हेड बनकर काम कर रहा था, प्रोफेसर का सबसे अकम्प्लिश स्टूडेंट। उन दिनों को याद करके शेंदाई के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने कामली बोला, अरे वो कल्टीवेशन और बियरिंग होता है, तुम्हारे मुंह से निकल के प्रिटेंटियसनेस बन गया। लेकिन मन में उसने माना कि ज़ो मोयू भी कभी कभी प्रिटेंटियस लगता है। एटलीस्ट वो वर्जन जो दुनिया को दिखता है वो अलग था उस असली ज़ो मोयू से जिसे शेंदाई जानता था। चेंगजिमाई हंस के बोली, सही है, क्राउन प्रिंस तो तुम्हारे लिए परफेक्ट ही होगा, और लगता है न्यू ईयर के बाद तुम दोनों काफी क्लोज हो गए हो। आयरन गरम है, मारो हथौड़ा। शेंदाई के फेस पर एक सॉफ्ट ग्लो आया। उसने ऑनेस्ट टोन में जवाब दिया, मुझे लगता है हम एक दूसरे को थोड़ा बेटर समझने लगे हैं और हमारी फीलिंग्स भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। चेंगजिमाई ने तुरंत सीरियस होते हुए समझाया, इसीलिए अभी का वक्त इम्पोर्टेंट है। तुम फेवरेबल पोजीशन में हो, लेकिन तुम्हारे कार्ड्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। क्राउन प्रिंस को तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इतनी गहरी नहीं। वो कहना जरा मुश्किल ही है। अगर तुम्हें उन फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग करना है तो तुम्हें और एसेट्स चाहिए। शेंदाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो उसकी तरफ विंग करते हुए बोली, मैं टॉप अल्फाज को फंसाने की एक्सपर्ट तो नहीं, पर ह्यूमन नेचर यूनिवर्सल है। तुम अपनी हीट का यूज करो और उससे एक चाइल्ड कंसीव करो। चाइल्ड होगा तो तुम्हारी बॉन्ड एक तरह से लाइफ लॉन्ग गारंटी हो जाएगी। ये सुनते ही शेंदाई का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। स्टर्न, फोर्सफुल और थोड़ा एंग्री टोन में उसने तुरंत कहा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके दिल में बस एक ही डिटर्मिनेशन था, वो कभी भी शेनकिन जैसी ग्रीडी, सेल्फिश और स्टूपिड गलती नहीं करेगा। एक इनोसेंट चाइल्ड को उसका नतीजा नहीं झेलना पड़ेगा। उसका फ्यूचर चाइल्ड एक कंप्लीट फैमिली डिजर्व करेगा, अनकंडीशनल लव के साथ। चेंगजिमाई एक मोमेंट के लिए स्टन रही, फिर तुरंत रियलाइज कर गई कि उसने गलत बात कह दी है। उसने चाइल्डिश टोन में उसका हाथ खींचकर कहा, डाई डाई, सॉरी, मैं सोच के नहीं बोली, बस मजाक था, सीरियसली मजाक था। शेंदाई ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसे टॉपिक्स मत लाना। मार्केट खुलने के दिन स्टारशिप कॉर्पोरेशन के शेयर प्राइस में थोड़ा डिप जरूर आया था, लेकिन क्लोजिंग बेल से पहले थोड़ा रीबाउंड भी हो गया। ओवरऑल गिरावट 3% से ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल ज़ू मोयू के एक्सपेक्टेशन के अंदर ही। मतलब पहला हर्डल सेफली क्रॉस कर लिया गया था, लेकिन असली क्राइसिस तो अभी स्टार्ट ही हुआ था। कुछ ही दिनों में कंट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल फोरम पे एक एनॉर्मस विसल ब्लोअर ने धमाका कर दिया। पोस्ट में ये एलिगेशंस थे कि जोंग हाई ने अपने सबसे वैल्यूएबल माइनिंग क्वालिफिकेशन एक होली ओन सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिए। शेयर होल्डर्स को बताया गया कि ये माइन इंडिपेंडेंट ऑपरेशन बनेगा, पर असली मोटिव था लायबिलिटीज से जान छुड़ाना और जिंग हाओ को एक्विजिशन के लिए रास्ता देना। इसका मतलब सिंपल था कि जिंग हाओ लूप होल्स का फायदा उठाकर
जोंगहाई के सारे हाई क्वालिटी एसेट्स खा जाएगा और पीछे बस एक डेट रिडन मेस छोड़ देगा जिसका बर्डन इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा। एनालिसिस इतना डिटेल था कि तुरंत ही समझ आ गया कि ये लिखने वाला कोई इनसाइडर ही हो सकता है। और न्यूज़ भी इतनी तेजी से इंटरनेट पर फैली कि क्लियर था कोई बड़ा हाथ पीछे से चीजें मैनिपुलेट कर रहा था। और अगले दिन जिंगहाओ का शेयर प्राइस 7% गिर गया। इसी बीच जू मोयू के लॉयर ने शेंदाई के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया था फ्राइडे को नोटरी ऑफिस और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन नए हालात देखते हुए लॉयर ने डेट पोस्टपोन कर दी। शेंदाई ने सिचुएशन की सीरियसनेस फील करते ही जू मोयू को एक मैसेज भेजा, पर रिप्लाई नहीं आया। उस शाम जब जू मोयू घर लौट के आया तो बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। वो सोबर तो था लेकिन क्लियरली ज्यादा पी रखी थी। शेंदाई ने उसकी मदद की, उसके कपड़े चेंज करवाए, हैंगओवर मेडिसिन रेडी की और शॉवर के लिए भेजा। शॉवर के बाद जू मोयू सिर्फ एक टॉवल लपेटे बाहर आया। बॉडी पे पानी के ड्रॉपलेट्स चमक रहे थे, चेस्ट मस्कुलर और वेट, बालों से अभी भी बूंदें टपक रही थी। वो चेयर पे बैठ गया, सर झुका हुआ जैसे रेस्ट कर रहा हो या अपने ही किसी ख्याल में खोया हुआ हो। शेंदाई जानता था कि ये सब बस एक ही वजह से था, थकान। उसने फेस क्लॉथ उठाई और सॉफ्टली उसकी बॉडी से मॉइस्चर वाइप किया, फिर धीरे से बोला, तुमने खुद को प्रॉपरली ड्राई भी नहीं किया, मौसम अभी गर्म नहीं हुआ है। जू मोयू ने तुरंत अपने दोनों बाहों से शेंदाई के वेस्ट को कस के पकड़ लिया, अपना चेहरा उसके चेस्ट के अगेंस्ट रख दिया। आंखें बंद करके उसने उसके दिल की स्टडी धड़कन सुनी। धीरे धीरे उसका मूड काम होने लगा, शेंदाई की हार्ट बीट के रिदम के साथ में। शेंदाई ने उसके बाल जेंटली ड्राई करते हुए सॉफ्टली ही कहा, टायर्ड हो ना? लगता है दिन काफी रफ रहा। चलो ठीक है, कुछ ही मिनट में ये दिन खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जू मोयू ने हल्की सी आवाज में कहा, शायद कल और भी बुरा होगा। शेंदाई ने तुरंत रिप्लाई दिया, काम लेकिन फर्म टोन में। बोला, आज बस एक सडन इमरजेंसी थी, तुम रेडी नहीं थे इसीलिए ऑफ गार्ड हो गए, लेकिन अब तुम्हें हैंडल कर लिया है ना, तो कल बेटर होगा। जू मोयू ने अपना सर उठाया और उसकी तरफ सीधा देखा, आंखें बिल्कुल अनब्लिंकिंग। उसकी हार्ड चिन शेंदाई के रिब केज से लग रही थी। थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन शेंदाई का ध्यान उस छोटी सी पेन पर नहीं बल्कि उन आंखों के लॉस्ट एक्सप्रेशन पर अटका हुआ था। शराब का असर इस कोल्ड और डिसाइसिव अल्फा को स्लगिश बना चुका था। उसकी आंखों के डायलेटेड प्यूपिल्स एक गैलेक्सी की तरह फोकस लॉस कर चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। उस मोमेंट में पहली बार एक माइटी टॉप अल्फा अपना डोमिनेंस साइड पे रखकर पूरे ट्रस्ट और डिपेंडेंस दिखा रहा था, जैसे एक बच्चा। शेंदाई के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था, पर उसने खुद को कंपोज रखा। उसे पता था ये मोमेंट किसी सिंपैथी का नहीं, बस एक अनवेवरिंग कंफर्ट का था। जू मोयू ने धीरे से कहा, टर्न्स आउट तुम लोगों को कंफर्ट करने में भी काफी अच्छे हो। शेंदाई ने हल्का सा स्माइल देते हुए कहा, मैं तो कह रहा हूँ सच है, मुझे तुम पर यकीन है। जू मोयू के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई और वो बोला, जितना ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताता हूँ उतना ही अच्छा लगता है। तुम्हारे अंदर अभी और सरप्राइजेस छुपे हैं। शेंदाई ने उसके करीब झुककर सॉफ्टली कहा, तो क्या तुम जानना चाहते हो मेरे बारे में? उसने जू मोयू के फेस अपने दोनों हाथों से जेंटली कप किया और उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस दिया। जवाब में जू मोयू बोला, आई डू। शेंदाई ने विस्पर किया, मैं यही हूँ। उसने अपने फिंगर्स उसके नेक के बैक तक ले जाके धीरे से उसके ग्लैंड को टच किया। उसका दिल की धड़कन ड्रम की तरह तेज बजने लगी। अल्फा और ओमेगा दोनों के लिए ग्लैंड एक सीक्रेट जगह होती है, सबसे सेंसिटिव, सबसे प्राइवेट। फैमिली, लवर्स, क्लोजेस्ट लोग ही उसे टच करते हैं। ओमेगा के लिए अपना ग्लैंड एक्सपोज करना ट्रस्ट और सरेंडर का सिंबल होता है, लेकिन एक टॉप अल्फा के लिए ग्लैंड उसकी स्ट्रेंथ और अथॉरिटी का सिंबल है। उस पर किसी और का टच एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा एक्सपेक्ट था,
जू मोयू का बॉडी तुरंत स्टिफ हो गया। शराब के बावजूद उसके इंस्टिंक्ट ने उस अजनबी टच को इंस्टेंटली रजिस्टर कर लिया था। ये एक नॉर्मल हक जैसा नहीं था। उसके स्कल के बेस के नीचे एक मोस्ट वाइटल ऑर्गन रेस्ट करता था। अपने टच का इफेक्ट देखकर शेंदाई ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, जैसे जल गया हो, और कैजुअली प्रिटेंड किया कि बस गलती से हो गया। अब तो मेडिसिन ले लो, मैं हेयर ड्रायर लेकर आता हूँ। मोयू ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। ऑल राइट। शेंदाई ने हेयर ड्रायर लाया, उसके सामने खड़ा होकर उसके बाल सुखाने लगा। लेकिन जू मोयू एकदम बदमाशी के मूड में था। कभी अपनी थाइस से उसके लेग्स को टाइटली क्लैम कर देता, कभी अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर घुसाकर टच करता, और कभी अपना हेड हिलाता ताकि पानी की बूंदें शेंदाई के फेस पर टपक जाएं। थोड़ी मुश्किल के बाद फाइनली हेयर ड्राई हो ही गए। लेकिन जैसे ही शेंदाई ने ड्रायर साइड में रखा, जू मोयू ने उसे सीधा उठाया और बेड पर ले आया। टॉप अल्फाज की एनर्जी का मैच कोई नहीं। उसके लिए लव मेकिंग एक डिमांडिंग एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेस रिलीफ पास टाइम थी। इस बार जू मोयू रिस्ट्रेन था। बाद में जब सब काम हो गया, वो लाइटली पैंटिंग शेंदाई को अपने आर्म्स में लेकर आफ्टर ग्लो का मजा लेने लगा। और तभी उन दोनों के बीच दिन की बातचीत शुरू हुई। टर्न्स आउट कि ये एलिगेशन जू चेंगचेंग की ही प्लानिंग थी। उसने अपना दोनों एम अचीव किए। पहला, एक्विजिशन प्रोसेस को हिंडर करना, और दूसरा, शॉर्ट सेलिंग शेयर से प्रॉफिट कमाना। फाइनेंस का ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से शेंदाई ने सिंपली पूछा, लेकिन उसके पास तो जिंघाओ के खुद के शेयर्स भी हैं ना, क्या ये अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? जू मोयू थोड़ी थकान भरी आवाज में बोला। वो चाहता है इस मर्जर को बिगाड़ना और पूरे ग्रुप को केमिकल्स की तरफ धकेलना। अगर उसे सक्सेस मिल गई तो उसके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा। शेंदाई ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा काम की बात आते ही ज्यादा एनिमेटेड लग रहा था। बोला, माइनिंग इंडस्ट्री अभी ऑलरेडी 2 साल से स्लम में है, लेकिन रेयर अर्थ्स की डिमांड कांस्टेंट है। अगर हमारा रिसर्च सक्सेस हो गया तो हमारी कॉस्ट एडवांटेज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जिंघाओ की ग्रोथ तो फिर से स्काई रॉकेट कर जाएगी। अंधेरे में जू मोयू ने सीलिंग की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे फादर और मैं भी इसी पे विश्वास करते हैं। लेकिन इतने सालों से जो कैपिटल रिसर्च में डाला और मार्केट स्लम की वजह से शेयर होल्डर्स काफी हिल गए हैं। आज का शेयर प्राइस गिरना उसी का प्रूफ है। शेंदाई ने थोड़ी टेंशन भरी आवाज में बोला, तो अब तुम करने क्या वाले हो? जू मोयू ने जवाब में बोला, पब्लिक ओपिनियंस का काम पीआर टीम हैंडल करेगी। वैसे भी ज्यादा दिन तक लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने फेक इंफॉर्मेशन फैलाई है उनको स्यू करेंगे, और सबसे जरूरी है एक्विजिशन को फास्ट पुश करें। शेंदाई हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ओह, मतलब तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप भी करते हैं ऑनलाइन? जू मोयू का ब्रो थोड़ा फरो हुआ। बोला, उन लोगों के पास करने को और कोई काम नहीं होता। मुझे अभी सिर्फ एक्विजिशन सिक्योर करना है। वैसे लॉयर चेल ने तुम्हें कांटेक्ट किया था? हाँ, लेकिन आज उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। जू मोयू ने स्लोली सर हिलाते हुए बोला, समझ गया, कल मैं खुद उनसे मिलता हूँ। शायद जू चेंगचेंग यू जिंघाई के लिए काम कर रहा है, और लगता है उसकी और जाओ वेई की शादी भी फिक्स होने वाली है। शादी को एक बिजनेस डील की तरह यूज करते सुन शेंदाई के दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने कामली जवाब दिया, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। तभी जू मोयू थोड़ा सल्की टोन में बोला, अदाई, मुझे फिर से भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है। शेंदाई हंस के उठ गया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। किचन में नूडल्स बनाते वक्त आंटी लैन नाइट गाउन पहने हुए आ गई थीं। बोली, शेंदाई, तुम यहाँ? यंग मास्टर को भूख लगी है? शेंदाई हल्का गिल्टी फील करते हुए बोला, हाँ, माफ कीजिए, शायद आपको आवाज से उठा दिया ना। उसने कहा उसे भूख लगी है, इसलिए नूडल्स बना रहा हूँ। आंटी लैन ने प्यार से देखते हुए कहा, अरे वाह, तुम दोनों बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल जैसे ही लग रहे हो। शेंदाई हंसी रोक नहीं पाया। बोला, यंग मास्टर बेड में ही है और कह रहा है भूख लगी है। तभी आंटी लैन थोड़ा कंफ्यूज हो गई।
वो यूजुअली सपर नहीं खाता और बेड में चला जाए तो फिर उठकर खाना तो बिल्कुल बहुत रेयर है। शायद उसका रुत पीरियड क्लोज आ रहा है। शेंदाई का हाथ थोड़ा फ्रीज हो गया। उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। रुत, उस थॉट से उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। हे गाइस, तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में। गुड नाइट।